भारतीय विरासत संस्थान, हाल ही में ये नए भारत के अंदर भारतीय विरासत संस्थान खोला जाएगा। कहाँ पर? ये जानकारी लोकसभा के अंदर से निकल के आई है। लोकसभा के सदस्य जो कि अभी संस्कृति मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री के द्वारा एक जानकारी दिया गया भारत के अंदर कि भारत में विरासत संस्थान खोला जाएगा। ये कहाँ पर विरासत संस्थान खोला जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में क्या है? गौतम बुद्ध नगर। और इसी गौतम बुद्ध नगर में अभी भारत के अंदर भारतीय विरासत संस्थान खोला जाएगा। भारत के अंदर भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर खोला जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर कहाँ पर है? नोएडा। नोएडा किस राज्य के अंदर आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। नोएडा किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश। इसके बारे में जो जानकारी दिया वो जानकारी किसने दिया? संस्कृति मंत्री। संस्कृति मंत्री। और अब आप लोग बताइएगा, संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा आप लोग, संस्कृति मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी है। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी भारत के संस्कृति मंत्रालय के मंत्री है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के मंत्री है। ये लोकसभा के सदस्य है और उसके साथ मंत्री भी है। संस्कृति मंत्री है जी किशन रेड्डी। इसी ने जानकारी दिया भारत में भारतीय विरासत संस्थान खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर कहाँ पर है? नोएडा के अंदर। नोएडा किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, भारत के अंदर विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत क्या हुआ? एक सेकंड। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। देखिए, मोबाइल 360 पोर्टल, टेम्पल 360 पोर्टल, टेम्पल है, टेम्पल कर लीजिएगा। टेम्पल 360 पोर्टल का संबंध किससे? संस्कृति मंत्रालय से। ये किसने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय। इसके अंदर क्या होगा? सभी मंदिरों के बारे में विशेष रूप से डाला गया। तो याद रखिएगा, पोर्टल 360, टेम्पल 360 पोर्टल की शुरुआत किया गया है। इसका संबंध किससे? संस्कृति मंत्रालय से। टेम्पल 360 के अंदर क्या है? भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं, फेमस मंदिर, उन सभी मंदिरों के बारे में पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ इसमें रखा गया है। अगर चाहे तो इस पोर्टल के अंदर से जाके उस मंदिर के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने एक पोर्टल जारी किया। इस पोर्टल का क्या नाम है? टेम्पल 360 पोर्टल। देखिए, जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है? नोएडा के अंदर। ये भी ध्यान रखिएगा, जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है? नोएडा के अंदर। ये पूरी कहानी किससे था? भारतीय विरासत संस्थान। अच्छा, एक बात बताइएगा, भारतीय विरासत संस्थान की बात करें, इसकी शुरुआत कहाँ पर इसका स्थापना ये कहाँ बनने के लिए तैयार है? गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पर है? नोएडा। इसके बारे में जानकारी हमको जो दिया भारत के जो संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने जानकारी दिया। अभी लोकसभा के अंदर इसकी चर्चा जोरों पर है कि भारत में विरासत संस्थान बनेंगे। इसकी जानकारी हम लोगों को किसने दिया? संस्कृति मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी ने। भारत के अंदर विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। टेम्पल 360 पोर्टल का संबंध किससे है? संस्कृति मंत्रालय से। टेम्पल 360 के अंदर क्या है? भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों की विशेष रूप से चर्चा इसमें की गई है। पूरी उसकी जानकारी इसके अंदर रखा गया। उस मंदिर के बारे में आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। किस पोर्टल के माध्यम से? टेम्पल 360। इसको किसने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है? नोएडा के अंदर। यूनेस्को के द्वारा भारत में जो विश्व धरोहर का सूची का स्थल है, यानी कुल कितने स्थल है भारत में? यूनेस्को का जो साइट है, यूनेस्को का विश्व धरोहर की सूची में भारत में कितने स्थल है?
अगर यूनेस्को के विश्व धरोहर का भारत में स्थल की बात करें तो टोटल कितना है 40। ध्यान रखिएगा टोटल कितना है 40। इस 40 में से ध्यान रखिएगा आप लोग, इस 40 में से 32 जो है वो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक 32 जो है वो क्या है सांस्कृतिक है। 7 जो है वो प्राकृतिक है, 7 क्या है प्राकृतिक, और एक जो है मिश्रित है, एक क्या है मिश्रित। मिश्रित वाला आप लोग बता दीजिए कि भारत में ही नहीं कहिए बल्कि विश्व में कहिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में एक स्थल ही शामिल है मिश्रित। वो कौन सा है कंचनजंगा, याद रखिएगा कंचनजंगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर एकमात्र मिश्रित साइट है, वो क्या है कंचनजंगा। ये कहाँ पर है सिक्किम के अंदर है, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर एकमात्र मिश्रित स्थल कौन सा है कंचनजंगा। ये कहाँ पर है भारत के सिक्किम में। भारत में अगर यूनेस्को की पूरी सूची भारत के बात करें तो कितना है 40 में से 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक क्या है मिश्रित। कुल मिला के कितना है 40। आप लोग बता सकते हैं क्या 39वां सबसे नवीनतम जो है 39वां स्थल कौन सा है 39वां है नवीनतम रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर। ये रामप्पा मंदिर कहाँ पर है तेलंगाना के अंदर, याद रखिएगा रामप्पा मंदिर कहाँ पर है तेलंगाना। 40वां कौन सा है 40वां है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है गुजरात में। धौलावीरा कितना है कहाँ पर है गुजरात के अंदर, धौलावीरा गुजरात में है। तो इस तरह से याद रखेंगे हम लोग। भारत में यूनेस्को का कुल साइट कितना है 40 में से 32 जो है सांस्कृतिक है, 7 जो है प्राकृतिक है और एक जो है मिश्रित है। मिश्रित का कौन सा साइट है कंचनजंगा, जो पूरे विश्व में एकमात्र मिश्रित स्थल है। कंचनजंगा किस राज्य के अंदर है सिक्किम के अंदर है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें 39वां स्थल कौन सा है रामप्पा मंदिर तेलंगाना के अंदर है, धौलावीरा गुजरात के अंदर है। तो कुल मिला के 40 हो गया। अब बात करते हैं अमूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहर में कुल संख्या है भारत के अंदर 14। कुल कितना है 14। सबसे नवीनतम जो है सबसे नवीनतम है पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। भारत में यूनेस्को का अमूर्त धरोहर की सूची में कितने अमूर्त स्थान है कुल मिला के 14 है, जिसमें नवीनतम जो है सबसे पश्चिम बंगाल का कौन सा है दुर्गा पूजा। और ऐसे पूरा कुल सांस्कृतिक पूरा स्थल अगर हम लोग जानना चाहें तो कुल मिला के कितना है 40, जिसमें सांस्कृतिक 32 है, प्राकृतिक 7 है और मिश्रित 1 है। एक कौन सा है जो मिश्रित है कंचनजंगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर एकमात्र मिश्रित स्थल कौन सा है कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम के अंदर है। अमूर्त धरोहर में कुल कितने भारत के हैं 14, जिसमें से कि सबसे नवीनतम कौन सा है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन है देखिए फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है भारत के किस राज्य के अंदर शुरू किया गया। इसमें स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर करने के लिए, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को और बेहतर करने के लिए उस राज्य सरकार के अंदर से फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बताइए किस राज्य में शुरू किया गया। तो वैसे याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से शुरू किया गया है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट इसमें क्या होगा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को और बेहतर किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे अभी भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ से कि पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वैसे जगहों को स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या शुरू किया गया फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। कहाँ से शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश। कहाँ से शुरू किया है आंध्र प्रदेश। समझ में आया ये फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट क्या है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को और बेहतर करने के लिए
एक योजना शुरू किया गया जिसका क्या नाम है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें से एक स्पेशल रूप से डॉक्टर को वहाँ पे दिया जाएगा ड्यूटी में, ताकि वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को और स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हो सके और अच्छा हो सके और सुधार हो सके, इसलिए शुरू किया गया है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम आप बताएंगे और यहाँ के गवर्नर का नाम आप बताएंगे। ये दोनों काम आप लोगों के लिए है। वैसे अभी हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। आंध्र प्रदेश की बात करें, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? गठित होने वाला पर भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद, राजधानी तो हैदराबाद है लेकिन इसी के बगल में एक शहर है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है जुड़वा शहर। क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर। हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है जुड़वा शहर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कुल जिला कितना? जिला 13 था। 13 और नए जिला बनाने का घोषणा किया गया है। 13 जिला है और 13 नए जिला बनाए जाएंगे। 13 नए जिला। इस तरह से आंध्र प्रदेश में कुल कितने जिला आ जाएंगे? 26। इसी आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना। क्या बना है? तेलंगाना। इसका गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अभी रहने दीजिए। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में और एक दो क्वेश्चन बताइए। हुसैन सागर झील वैसे तेलंगाना के अंदर चले गया। हुसैन सागर झील कहाँ पे चले गया? आंध्र प्रदेश का पड़ोसी है तेलंगाना। इसी आंध्र प्रदेश से काट के एक नया राज्य बनाया गया जिसका क्या नाम है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बताइए। यहाँ का आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले बता दीजिए आप लोग, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुल शास्त्रीय नृत्य कितना है? 8। अब आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, जल्दी बताइए। कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8। शास्त्रीय भाषा कितने हैं? 6। इतना 1 सेकंड के अंदर छपे। आप लोगों को जो पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे, क्या दिए थे याद है? आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम, तो घर से करके आ गए होंगे। बताइए सीएम का क्या नाम है मेरे भाई? जगनमोहन रेड्डी। यस एस जगमोहन, हाँ YS जगमोहन रेड्डी। YS जगमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर का नाम S हरिश्चंद्रन, याद रखिएगा, S हरिश्चंद्रन। आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगमोहन रेड्डी और गवर्नर कौन है? S हरिश्चंद्रन। देखिए, आंध्र प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसी आंध्र प्रदेश में एक गांजा के खेती को रोकने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के अंदर गांजा की खेती को रोकने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है? बताइए कौन सा राज्य है वो? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर गांजा की खेती को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। किस लिए? गांजा की खेती को रोकने के लिए। देखो, अगर हम लोग बात करें, वनों का सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हो रहा है? वनों का सबसे अधिक वृद्धि, वनों की सबसे अधिक वृद्धि, सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हो रहा है।
सबसे अधिक वृद्धि, वनों में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर होता है, हो रहा है अभी आंध्र प्रदेश, एपी लिख देते हैं शॉर्टकट में, आंध्र प्रदेश। वनों की सबसे अधिक वृद्धि, वनों में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हो रहा है, आंध्र प्रदेश में। देखिए 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं, भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पर पाए हैं, किस राज्य के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ पर है, मिजोरम के अंदर। और वनों में जो विस्तार हो रहा है, वनों में जो वृद्धि हो रहा है, सबसे अधिक किस राज्य में हो रहा है, आंध्र प्रदेश। सबसे कम वनों वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। सबसे कम वनों वाला राज्य कौन सा, हरियाणा। ये 2-3 क्वेश्चन बताए, हम अगला क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं। जो है 69 नंबर का सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022, 69 नंबर का सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022, इसका फाइनल किसने जीता, इसको किसने जीता 2022 के अंदर। देखिएगा ध्यान से, फाइनल जो हुआ ये रेलवे और मुंबई के बीच खेला गया। किसके किसके बीच खेला गया, रेलवे और मुंबई के बीच, रेलवे और मुंबई के बीच खेला गया। सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता, ध्यान रखिएगा, रेलवे विजेता रहा। किसने जीता है, रेलवे ने। और रेलवे ने ये लगातार चौथी बार जीता, लगातार कितनी बार जीता, चौथी बार विजेता बना, विजेता बना, ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता, रेलवे। और किसको हरा के जीता है, मुंबई को हरा के रेलवे ने लगातार चौथी बार सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया। अगर हम लोग रेलवे की बात करें मेरे भाई, बताइए रेलवे भारत में सबसे पहली बार कब चली, रेल प्रथम पहली बार कब चली, पहली बार कब चली भारत में रेल पहली बार कब चली, याद है तो ध्यान रखेंगे, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 झंडू बम डलहौजी ने चलवाया था। किसने चलवाई थी, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी। भारत में पहली बार रेलगाड़ी किसने चलवाई, लॉर्ड डलहौजी ने। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर। रेलगाड़ी का क्या नाम, ब्लैक ब्यूटी, रेलगाड़ी का नाम ब्लैक ब्यूटी। एक क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर का सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का किसने जीता है, रेलवे ने। किसको हरा के जीता, मुंबई को हरा के जीता। लगातार चौथी बार विजेता बना कौन, रेलवे। किसका, सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का। भारत में अगर बात करें कि रेल सबसे पहली बार कब चली, 16 अप्रैल 1853 को। किसने चलवाई, लॉर्ड डलहौजी के अंदर ने चलवाई। कहाँ से कहाँ, मुंबई से थाने के बीच में चली। रेलगाड़ी का नाम ब्लैक ब्यूटी। अगर भारत में रेलवे जोन की संख्या पता करें तो कितना है, 18। कितने रेलवे जोन है, 18। सबसे नवीनतम रेलवे जोन जो है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम। वहीं पर 1-2 क्वेश्चन और है कि रेलवे के रेल मंत्री कौन है अभी, अश्वनी वैष्णव। रेल मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी। आप लोग बताइएगा, रणजी ट्रॉफी का जो विजेता है वो कौन बना है, रणजी ट्रॉफी को किसने जीता है, मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता। किसको हरा के, मुंबई को। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। और हाल ही में रणजी ट्रॉफी को किसने जीता है, मध्य प्रदेश ने जीता है, पहली बार जीता। अभी तक मध्य प्रदेश ने एक बार भी रणजी ट्रॉफी नहीं जीता था, पहली बार जीता मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर। मुंबई 28 बार के विजेता है, रणजी ट्रॉफी को 28 बार जीता है मुंबई ने, मध्य प्रदेश पहली बार विजेता बना। वहीं संतोष ट्रॉफी की बात करें, संतोष ट्रॉफी को हाल ही में किसने जीता है, केरल ने जीता है। किसको हरा के जीता है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल को हरा के संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, केरल ने। किसको हरा के, किसको हरा के, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल को।
प्रो कबड्डी लीग के विजेता कौन है, जल्दी बताइए। दिल्ली दबंग। प्रो कबड्डी लीग के विजेता, प्रो कबड्डी लीग के विजेता दिल्ली दबंग। प्रो कबड्डी लीग के विजेता दिल्ली दबंग। कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7। कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या 7। अच्छा आप लोग बताइएगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी को हाल ही में किसने जीता है? केरल ने। किसको हरा के जीता है? पश्चिम बंगाल को। प्रो कबड्डी लीग को किस जीता? दिल्ली दबंग ने। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किस भारतीय को बनाया गया है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किस भारतीय को बनाया गया? तो याद रखिएगा आप लोग, इंदरमीत गिल को। किसको बनाया गया है? इंदरमीत गिल को जो है विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री, भारत के व्यक्ति है ये इंदरमीत गिल, जिनको विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। और ये दूसरे व्यक्ति बने, दूसरे भारतीय है, ये दूसरे भारतीय है जो विश्व बैंक के अंदर मुख्य अर्थशास्त्री बने। दूसरा व्यक्ति कौन है? ये इंदरमीत गिल। याद रखिएगा, विश्व बैंक के अंदर हाल ही में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किसको किया गया है? इंदरमीत गिल को। इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 सितंबर 2022 से। ये कब से अपना कार्यभार शुरू करेंगे? 1 सितंबर 2022। अगर ये दूसरे हैं तो पहले भी कोई होंगे। पहले का देखिए जो नाम है, पहला, भारत के पहले व्यक्ति जो विश्व बैंक के अंदर मुख्य अर्थशास्त्री बने वो कौन है? कौशिक बसु। इनका कार्यकाल 2012 से 2016 के बीच में। दूसरे भारतीय कौन बने? इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल दूसरे भारतीय बने जो विश्व बैंक के अंदर मुख्य अर्थशास्त्री बने। क्लियर है? विश्व बैंक के अंदर दूसरे भारतीय जो मुख्य अर्थशास्त्री बने वो कौन है? इंदरमीत गिल। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 सितंबर 2022। इसके पहले जो भारतीय थे जो अर्थशास्त्री बने थे वो कौन थे? कौशिक बसु। इनका कार्यकाल 2012 से 2016। वहीं पर अगर हम लोग विश्व बैंक की बात करें, विश्व बैंक और एक है IMF, विश्व मुद्रा कोष, ये दोनों संस्था को जुड़वा बहन के रूप में भी जानते हैं। इस दोनों संस्था को क्या कहते हैं? जुड़वा बहन। इस दोनों संस्था को क्या कहते हैं? जुड़वा बहन। अच्छा, इस दोनों की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था सम्मेलन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1944 में। 1944। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए किन दो संस्था को जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी उसको कह सकते हैं विश्व मुद्रा कोष। किस सम्मेलन के तहत स्थापना हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। स्थापना कब हुआ था? 1944। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताइएगा, इसी विश्व बैंक के सहयोग से सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? इसमें सहयोग किसने किया है? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक के सहयोग से सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? ये हुआ है 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ है? 1960 में। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और पाकिस्तान, बाप बेटे के बीच में। हाँ, ये समझौता कराया किसने? वर्ल्ड बैंक ने। भारत और पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब? 1960। इसमें सहयोग किसने किया? विश्व बैंक ने। किसने सहयोग किया? विश्व बैंक। सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब? 1960 में। इस सहयोग किसने किया? विश्व बैंक ने। किसने सहयोग किया? विश्व बैंक।
अच्छा एक क्वेश्चन इसी में आप बताइएगा, ये विश्व बैंक जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कार्य करती है। विश्व का बैंक का कार्य, विश्व बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक के अंदर भारत के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? इंदरमित गिल। इनका कार्यभार कब से शुरू होगा? 1 सितंबर 2022 से। भारत के पहले व्यक्ति जो विश्व बैंक के अंदर मुख्य अर्थशास्त्री बने थे वो कौन थे? कौशिक बसु। इनका कार्यकाल था 2012 से 2016। विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोष को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन के रूप में जानते हैं। इसका स्थापना जो हुआ था ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौता में सहयोग किया था। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब? 1960 ईस्वी में। हाल ही में 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? 26 जुलाई को बताइए कौन सा दिवस मनाया गया? कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई को। याद रखिएगा कारगिल भारत ने पाकिस्तानी सेना को उनके घर में जाके पराजित करके आया था। कौन सा युद्ध में? कारगिल विजय में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा 1999 में। किसके द्वारा इसको जीता गया था? किस ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के द्वारा कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तानियों सेना को उनके घर में जाके पिछाड़ा था। याद रखिएगा। तो इसीलिए 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। किस युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद? कारगिल युद्ध में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। इसमें पाकिस्तानियों सेना को भारत के सेना ने उनके घर में जाके पिछाड़ के आया था। तो ये उसमें किस ऑपरेशन का कोड नेम जो रखा गया था क्या था? ऑपरेशन विजय। 1 सेकंड के अंदर लिखें। हरित क्रांति। हरित क्रांति का विश्व में शुरुआत 1960 में किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। ध्यान रखिएगा हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में किसने किया? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में किसने किया? ये विश्व में किया था। हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में नॉर्मन बोरलॉग ने 1960 में किया और 1966-67 में भारत में किया गया। 1966-67 कर लीजिए। 66-67 में किया गया था। किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन के द्वारा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पे पड़ा? प्रभाव पड़ा सबसे अधिक किस फसल पर? गेहूं पर। अगर सपोज दैट आप लोगों के ऑप्शन में गेहूं ऑप्शन नहीं रहे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा और गेहूं नहीं रहे, तो उस जगह पे आप आंसर कीजिएगा चावल। उस जगह आंसर क्या कीजिएगा? अगर चावल भी ऑप्शन में नहीं रहे तब कीजिएगा मोटा अनाज। मोटा अनाज। क्या करना है? मोटा अनाज। तो ध्यान रखिए आप लोग, हरित क्रांति का विश्व में शुरुआत किसने किया? नॉर्मन बोरलॉग ने। कब? 1960 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने 1966-67 के अंदर। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? गेहूं पर। अगर गेहूं ऑप्शन में नहीं रहे तब आंसर करेंगे चावल। अगर चावल और गेहूं दोनों ऑप्शन में नहीं रहे तब क्या करेंगे आंसर? मोटा अनाज। क्लियर है? देखिए योजना आयोग। भारत में योजना आयोग का स्थापना, योजना आयोग बना था। भारत के अंदर योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 2014 ईस्वी में इस योजना आयोग को क्या किया? समाप्त कर दिया। योजना आयोग को समाप्त कब किया? 2014 ईस्वी में। याद रखिएगा योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया और इसके स्थान पे आया क्या? नीति आयोग। क्या आया? नीति आयोग।
ध्यान से सुनिए, नीति आयोग, नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, इसका स्थापना जो किया गया, स्थापना कब स्थापना किया गया? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015। अच्छा, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष जो देश के प्रधानमंत्री होंगे, देश के PM, देश के जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। देश के जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अच्छा, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? इसके सदस्य तो केंद्र के 4 मंत्री, केंद्र सरकार के 4 मंत्री, केंद्र सरकार के 4 मंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री यानी सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। समझ में आया? नीति आयोग के सदस्य कौन होते हैं? केंद्र सरकार के 4 मंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री इनके सदस्य होते हैं। इसके वर्तमान समय में बताइए उपाध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान समय में उपाध्यक्ष जो है सुमन के बेरी। इसके CEO कौन है? CEO इसके कौन है? परमेश्वर अय्यर इसके अभी CEO हैं। CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर। यह एक प्रकार का गैर संवैधानिक संस्था है। यह एक प्रकार का क्या है? गैर संवैधानिक, यानी संविधान के अंदर इसका चर्चा नहीं किया गया है। संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्था है। यह किस प्रकार की संस्था है? या इसी को बोल सकते हैं आप संघवाद। ये किस प्रकार की संस्था? संघवाद है। यानी भारतीय संविधान के अंदर नीति आयोग का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया, इसलिए ये किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का स्थापना किया गया था 15 मार्च 1950 को। इस योजना आयोग को 2014 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पे एक नया आयोग आया जिसका क्या नाम है? नीति आयोग। नीति का पूर्ण रूप होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के जो प्रधानमंत्री होंगे वही अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्य जो होते हैं केंद्र सरकार के 4 मंत्री एवं देश के सभी मुख्यमंत्री इनके सदस्य होंगे। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान समय में सुमन के बेरी है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है परमेश्वर अय्यर है और ये एक प्रकार का गैर संवैधानिक संस्था है और इसी गैर संवैधानिक संस्था को हम लोग संघवाद भी बोलेंगे। देखिए 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर युद्ध हुआ। इंडिया और चाइना, भारत और चाइना के बीच 1962 ईस्वी में किसके विवाद को लेकर युद्ध हुआ? सीमा विवाद को लेकर। सीमा विवाद को लेके भारत और चीन के बीच में 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ और इस सीमा विवाद को फिर निपटाने के लिए दोनों देशों ने 1962 में एक सीमा निर्धारित किया। इस सीमा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच में। कब इसका निर्धारण किया गया है? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच में एक सीमा रेखा दिया गया और ये सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ये कब निर्धारित किया गया है? मैकमोहन रेखा की अगर बात करें भारत के किस राज्य में है ये? भारत के अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में। अरुणाचल प्रदेश के
दिवांग, दवांग, सॉरी ध्यान रखिएगा, दवांग और तवांग, हाँ सॉरी तवांग। और इसकी लंबाई बात नहीं करो, इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। कितनी है? 890। ध्यान रखिएगा, सीमा विवाद जो हुआ मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में एक सीमा विवाद हुआ और ये सीमा विवाद 1962 में, और ये सीमा विवाद यहाँ तक चले गया कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो गया। और इसी सीमा विवाद को फिर से निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच में एक सीमा रेखा निर्धारित किया गया। इस सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच। इसका निर्धारण कब किया गया? 1962। भारत के किस राज्य के अंदर है? अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग घाटी के अंदर। कितना किलोमीटर लंबाई है? 890 किलोमीटर। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता कब हुआ? 29 अप्रैल 1954 ईस्वी। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को किन दो देशों के बीच? भारत और चीन के बीच। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था मित्रता एवं व्यापार। दोनों देशों के बीच में मित्रता यानी दोस्ती और व्यापार के बीच में वार्ता करना। इसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? पंचशील। मुख्य रूप से ये 5 बिंदुओं पर बात की गई थी, इसीलिए इसको पंचशील नाम दिया गया। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। किसके किसके बीच हुआ? भारत और चीन के बीच में हुआ। मुख्य बिंदु जो था मित्रता एवं व्यापार था, है ना। मित्रता एवं व्यापार 5 बिंदुओं पर बात की गई थी पंचशील में। देखिए 5 बिंदु जो था ये कौन कौन था, तो सबसे पहले जानेंगे। पहला जो था, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों एक दूसरे का प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। दूसरा क्या था? किसी पर आक्रमण न करना, यानी कोई भी देश एक दूसरे के देश पे बिना सूचना का आक्रमण नहीं करेगा, सूचना दे के भी नहीं करेगा। तीसरा क्या है? दूसरे के घरेलू मामले में, दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करना, ये तीसरा था। चौथा जो है समानता एवं परस्पर लाभ, यानी दोनों को समान रूप से क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। अगर व्यापार करता है तो जो उसका वाजिब लाभ है वो देना चाहिए एक दूसरे को, समानता एवं परस्पर लाभ। पांचवा जो है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। अगर किसी बात पे चर्चा करना है तो कैसे चर्चा करेंगे? शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, यानी दोनों मिल के करेंगे। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन था किससे संबंधित था? पंचशील से। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच? भारत और चीन के बीच में। कब हुआ? 1954 में। किस बात को लेके गया था? मित्रता एवं व्यापार को। इसमें कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई? मेरे भाई एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी पंचशील का उल्लंघन किया था चाइना ने 1962 में। 1962 में इसी पंचशील का क्या किया था? उल्लंघन किया था, जिसके कारण कि सीमा विवाद हो गया था और एक युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। और इस युद्ध की समाप्ति हुआ, एक कंट्रोल रेखा दिया गया जिसका क्या नाम पड़ा? मैकमोहन रेखा। क्लियर है? इसी पंचशील का उल्लंघन किया था किसने? चाइना ने। कब किया था? 1962 में, जिसके कारण कि मैकमोहन रेखा दोनों देशों के बीच में देना पड़ा था। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। क्लियर है? तो ये पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ, मित्रता एवं व्यापार से संबंधित था और इसी का उल्लंघन किया चीन ने। कब? 1962 में। क्लियर है?